स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। ये हमारा थर्ड लेक्चर है ऑफ चैप्टर 1 क्लासिकल साइकोलॉजी वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। पहले लेक्चर में हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है ये सारी चीज़ों को देखा था। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, उनको हम एसेस कैसे करते हैं, क्या क्या मेथड्स है, सब कुछ देखा था। फिर उसके बाद दूसरे लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में हमने देखा था इंटेलिजेंस क्या है, और उसके बाद हमने देखा था कि इंटेलिजेंस के जो थ्योरीज है उनमें साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर जो 5 थ्योरीज आती है, उन 5 थ्योरीज को हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। और आज के इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस के बाकी जितने भी थ्योरीज है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में आता है, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम 3 थ्योरीज को पढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहला है थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसके बाद हमारा आएगा ट्राइआर्क थ्योरी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे पास मॉडल। गॉट इट। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस बेसिकली हमने देखा था, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ, फिर हम चलेंगे कहाँ गया है इंटेलिजेंस। हाँ, ये रहा इंटेलिजेंस। तो अगर आपको ये जो नोट्स हैं इनका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक दिया है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। आपको वो कम्युनिटी ज्वाइन करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ पे मैं इस पीडीएफ को डाल दूँगी। तो हमने देखा था कि इंटेलिजेंस ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किसी भी इंसान की वो पावर होती है, वो एबिलिटी होती है जिससे कि वो इस पूरी दुनिया को परसीव कर सके, सीख सके, उसके बारे में समझ सके और जान सके। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। उसके बाद हमने देखा था कि अल्फ्रेड बिनेट ने बोला था कि इंटेलिजेंस वो एबिलिटी है जिससे कि इंसान जज कर सकता है, समझ सकता है, किसी भी चीज़ के लिए रीज़न दे सकता है। देन वेस्लर ने कहा कि इंटेलिजेंस वो कैपेसिटी है जिससे कि इंसान रैशनली सोच सकता है, पर्पसफुली एक्शन ले सकता है और साथ के साथ अपने एनवायरनमेंट के साथ इफेक्टिवली डील कर सकता है। उसके और बाद गार्डनर और स्टैनबर्ग आए थे, मतलब आए थे क्या, मतलब उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से डील ही नहीं, इंटेलिजेंट कोई पर्सन है तो वो अपनी इस पूरी एनवायरनमेंट को मॉडिफाई भी कर सकता है और एक नया शेप भी दे सकता है। इसके बाद ये जो डेफिनेशन है इन पे बेस्ड अलग अलग थ्योरीज आई। यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट हम अभी पढ़ रहे हैं इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, जिनमें जो साइकोमेट्रिक अप्रोच था उसके अंदर जो पांच जो थ्योरीज आई थी वो हमने देख ली थी, और आज हम देखेंगे थ्योरीज अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का मतलब होता है कि बेसिकली इंसान इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको प्रोसेस करके कैसे इंटेलिजेंटली एक्ट करता है, वो बात है। यानी अच्छा चलो वो आगे आगे मैं बताऊंगी। सो पहला जो थ्योरी है उसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने प्रपोज की थी ये थ्योरी, और हमने देखा था कि गार्डनर साहब ने क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट से डील ही नहीं, जो बंदा इंटेलिजेंट होता है वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई प्लस एक नया शेप भी दे सकता है। ओके तो उसी के अकॉर्डिंग ने उन्होंने एक थ्योरी दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटाइटी रेदर देन डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एंटाइटी नहीं है, सिर्फ एक यूनिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक स्किल होगा तभी इंटेलिजेंट है कोई इंसान, और अगर वो स्किल नहीं है तो नहीं है। इस तरीके से नहीं है इंटेलिजेंट, बल्कि बहुत अलग अलग तरीके के, अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंस हो सकते हैं किसी भी इंसान में। उन्होंने बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन को स्टडी किया जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग फील्ड में एक्सेप्शनल एबिलिटीज़ दिखाया, और फिर उनको स्टडी करने के बाद ही गेव अस 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टीएमटी जो है ना, टीएमआई थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बीबीआई टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम। तो जो 8 तरीके के 8 टाइप के इंटेलिजेंस उन्होंने दी है वो क्या है, हम फटाक से वो देख लेते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, इतना इंडल्ज होके पढ़ाऊँ कि आप लोगों को समझ में आए। बट अगर कुछ भी तब भी कोई अगर कमी रह जाती है तो कमेंट करो और बताओ मुझे कि यहाँ पे कमी है, ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो, इस तरीके से बताओ। क्योंकि
गिव एंड टेक होगा तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी, और मैं इम्प्रूव करूँगी तो इवेंचुअली आप लोगों के लिए ही मैं करना चाहती हूँ और आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। सो फर्स्ट वन इज़ लिंग्विस्टिक। सो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। सो कोई भी इंसान में किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने की एबिलिटी है, उसको लैंग्वेज से कुछ नया प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, मतलब वो लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा है। कुछ लोग होते हैं जनरली जिनका लैंग्वेज बहुत अच्छा है, जैसे कि मैं बंगाली हूँ, मेरी जो मदर टंग है वो बंगाली है, बट स्टिल मेरी हिंदी बहुत सही है। पहले पहले जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी मैं अटक जाती थी, बट अभी मेरी हिंदी बहुत सही है। तो इस तरीके से इसका मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज है, जो हिंदी लैंग्वेज है, इसको यूज़ करने की एबिलिटी मेरे पास है, यानी मेरे में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो पोइट्स है, जो कवि है, जो लेखक है, उनमें आपको ये देखने को मिलेगा कि वो लोग लैंग्वेज के साथ बहुत अच्छा है। देन नेक्स्ट वन इज लॉजिकल एंड मैथमेटिकल। ये तो सबको पता ही है, जो बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कंप्यूटेशन में अच्छे होते हैं, न्यूमेरिकल्स में अच्छे होते हैं, वो हम बोलते हैं कि दे आर गुड एट लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये कौन सी एबिलिटी है? एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो वो लोग लॉजिकली सोच के, जैसे कोई मैथ्स होता है, मैथ्स का सवाल है, या फिर कोई लॉजिक का, जैसे आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे आता है ना, तो वो सब कर पाते हैं। ये कहाँ देखने को मिलेगा? जो साइंटिस्ट है जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीती है, या फिर जो मैथमेटिशियन है जैसे रामानुजन, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, उनमें आपको ये इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लैंग्वेज में अच्छा है वो भी इंटेलिजेंट है, कोई अगर लैंग्वेज में अच्छा नहीं है लेकिन वो मैथ्स में अच्छा है, लॉजिक में अच्छा है, तब भी वो इंटेलिजेंट है। और ज़रूरी नहीं है कि जिसको लैंग्वेज आता हो उसको मैथ्स आए, और ज़रूरी नहीं है कि जिसको मैथ्स आए वो उसको लैंग्वेज आता हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये आता हो तो ये ना आता हो सकता है दोनों ही आए। तो ये जो इंटेलिजेंस है ना, ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब ज़रूरी नहीं कि दोनों ही आए, और ऐसा भी नहीं है कि एक आए तो दूसरा ना आए। दो तीन भी इंटेलिजेंट आ सकता है किसी में, मतलब कोई इंसान दो तीन फील्ड में भी बहुत एक्सेप्शनली गुड हो सकते हैं, और कोई भी ज़रूरी नहीं है कि, मतलब ऐसा ही, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। देन द नेक्स्ट वन इज स्पेटियल। स्पेटियल या फिर स्पेशल ऐसे कहेंगे, स्पेशल नहीं, स्पेशियल, इस तरीके से हम बोलेंगे। सो इज़ एन एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। तो ये स्पेटियल जो है ना, स्पेटियल है क्या, स्पेशियल है, स्पेशल नहीं, स्पेशियल मैं मतलब खुद ही बता रही हूँ खुद को कि इमेजिनेशन पावर आपकी कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे से इमेजिन कर सकते हो, ये इस बात को दिखाता है। तो जो पायलट्स है, जो सेलर्स है, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्जन्स है, उनकी ये जो इमेजिनेशन की पावर है, इनकी जो विजुअल इमेज को परसीव करने की जो पावर है वो बहुत अच्छी होती है। देन म्यूजिकल। म्यूजिकल तो बेटा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जिनको मतलब म्यूजिकल रिदम्स, पैटर्न्स, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छे से आता है, म्यूजिकल स्किल बहुत अच्छे से आता है, वो है जैसे कि हमारे AR रहमान है, फिर श्रेया घोषाल है, फिर अगर आप लोग कोई बच्चा, अगर बच्चा यहाँ पे बंगाली है तो उनको पता होगा शोभन गांगुली, शोभन गांगुली, बांग्ला में शोभन गांगुली। सो वो मेरे बहुत ही फेवरेट एक सिंगर है। तो इस तरीके से लोग, कुछ लोग होते हैं जो म्यूज़िक में बहुत एक्सेप्शनली गुड है, तो उनमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस हम कहेंगे है। देन द नेक्स्ट वन इज बॉडीली काइनेस्टिक। बॉडीली काइनेस्टिक का मतलब होता है जिनकी फिजिकल बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही क्रिएटिव है, और बहुत एक्टिव है। वो लोग फिजिकली बहुत, मतलब एथलेटिक एबिलिटी उनमें बहुत ज़्यादा है, जैसे कि एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जिमनास्ट, सर्जन्स, ये सब क्या है, एथलेटिकली बहुत एक्टिव है, मतलब फिजिकली वो बहुत फ्लेक्सिबल है, अपनी बॉडी की फुल पोटेंशियल तक वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी RCB ने दूसरा कप जीता है, सो विराट कोहली जो है वो एक्सेप्शनली गुड है, उनमें एथलेटिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिर हमारा जो कैप्टन है रजत पाटीदार, वो भी एक्सेप्शनली गुड है। उन्होंने इस बार कितने छक्के लगाए थे कि जितने लंबे बाल उतने लंबे छक्के, ऐसे हम बोले भी थे, मीम ऐसे बना था। तो ये लोग एक्सेप्शनली गुड है। तो इनकी जो बॉडीली काइनेस्टिक एनर्जी है, बॉडीली काइनेस्टिक एबिलिटी है, वो बहुत सही है। देन द नेक्स्ट वन इज इंटरपर्सनल एंड लास्ट वन इज इंट्रापर्सनल। इन दोनों में बेटा कंफ्यूज नहीं, लास्ट वन नहीं, लास्ट एक और है। सो इंट्रा और इंटर, इनमें कंफ्यूज मत होना। सो इंटर इज़ लाइक कि आपको दूसरे जो लोग हैं, जो अदर्स है, उनके बिहेवियर की समझ है, उनकी इमोशंस की समझ आपको है, दैट इज़ इंटरपर्सनल।
जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलर, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर्स, उनमें ये चीज़ है। मतलब वो लोग जो आगे जो बंदा है, जो सामने जो इंसान, जो कोई दूसरा इंसान है, उनकी बिहेवियर को, उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी थॉट्स को ये लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई काउंसलर है, वो अगर सामने बैठे जो क्लाइंट है, उनकी अगर फीलिंग्स को, थॉट्स को समझेंगे ही नहीं तो वो काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो इस हिसाब से उनमें इंटरपर्सनल एबिलिटी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब है कि कुछ लोग अपनी ही फीलिंग्स को, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखना आप, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने में उतना वो नहीं है, मतलब अपने बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो दूसरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो दे आर लाइक इंटरपर्सनल। और जो इंट्रोपर्सनल है, उनको अपनी फीलिंग्स, अपनी मोटिव्स, अपनी डिज़ायर्स, अपने थॉट्स की बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे कि जो फिलोसोफर्स है या फिर जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनको आप देखोगे तो उनको आत्मज्ञान है, मतलब खुद की जो आत्मा है, मतलब खुद की जो स्वयं की ज्ञान बहुत है। ओके। एंड देन लास्ट वन इज नेचुरलिस्टिक। ये मतलब है कि आप क्या है कि आपको नेचर वर्ल्ड के साथ आप बहुत ज़्यादा मतलब अटैच्ड हो, या फिर नेचर में क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ सही है, क्या गलत है। जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं ना, जिनको नेचर बहुत पसंद है, नेचर में कैसे क्या होता है, इन सब में बहुत इंटरेस्ट है, उनके बारे में बहुत जानते हैं, समझते हैं नेचर को। तो दे आर लाइक नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटनी, जूलॉजिस्ट, बर्ड वॉचर्स, ये सब इनमें आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चला है कि इंटेलिजेंट कोई एक सिंगल एंटाइटी नहीं है, कोई एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि 8 तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। तो अगर आपको अभी कोई बोले ना कि इसको मैथ्स नहीं आता, ये इंटेलिजेंट नहीं है, उसको नहीं, उसको कुछ मत करो, उसको ये बताओ कि भाई ऐसा नहीं है, उसको मैथ्स नहीं आता तो क्या है, हो सकता है उसको लैंग्वेज आता होगा, हो सकता है वो उसको म्यूज़िक आता है, हो सकता है वो इमेजिनेट बहुत अच्छे से कर सकता है, इमेजिनेशन उसकी पावर बहुत अच्छी है, हो सकता है वो एथलेटिक्स में अच्छा करे, हो सकता है उसकी दूसरों के समझने की क्षमता बहुत अच्छा है, और अगर ये सब भी है तब भी वो इंटेलिजेंट है। तो इस तरीके से आप बताओ लोगों को, है ना। समझ गए ना। एंड नाउ कम्स द सेकेंड थ्योरी अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इसको हम कहते हैं ट्रायर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ट्रायर्क थ्योरी जैसे हमने देखा था ना, गार्डनर और स्टैनबर्ग, दो लोग हमारे थे। तो गार्डनर साहब ने तो ऊपर वाली 8 इंटेलिजेंट वाली थ्योरी दे दी। अब बचे कौन है, हमारे स्टैनबर्ग जी बचे हैं, तो उन्होंने दिया ट्रायर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ट्रायर्क को आप ऐसे याद रखो, जैसे ट्राई माने 3, और आर्क मतलब पता है ना, जैसे ये सर्कल है तो सर्कल का इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट एक आर्क है ना, तो इतना पार्ट एक आर्क है, फिर ये वाला एक आर्क है, फिर ये वाला एक आर्क है। तो इस तरीके से कितने आर्क है इसमें, इस थ्योरी में 3 आर्क है। माने इंटेलिजेंस को हम 3 डायमेंशंस में देखेंगे, और वो 3 डायमेंशंस क्या क्या है। सो पहले हम थोड़ा इधर देख लेते हैं, फिर हम जो डायग्राम मैंने ली है वो देखेंगे, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो नोट्स में हमने क्या लिखा है, कलर में पहले चेंज करती हूँ। ओके। सो रॉबर्ट स्टेनबर्ग 1985 ने उन्होंने प्रपोज करी थी ट्रायर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू अडेप्ट, टू शेप एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स इन दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब घुमा फिरा के यही बात है कि इंटेलिजेंस जो है ना, इंसान को सोसाइटी के साथ एडप्ट करने के साथ साथ उसको शेप भी करना आता है। कोई इंटेलिजेंट पर्सन है और वो काम करता है जो सोसाइटी के गोल्स के लिए अच्छा है, यानी सही काम वो करता है, मतलब सही चीज़ को वो समझता है, सही काम वो करता है, उसको सोसाइटी के लिए, या फिर एज एन इंडिविजुअल, या फिर एज ए ग्रुप, ओवरऑल सोसाइटी के लिए क्या चीज़ सही होगा, क्या चीज़ गलत होगा, सोसाइटी की कौन सी गोल है और कौन सा एक्शन लेने पे वो गोल अचीव होगा, अपने कल्चर के लिए क्या सही होगा, ये सारी चीज़ों की समझ है। यानी कहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छा होगा, सही होगा, उसकी समझ है। और उसके हिसाब से वो एक्शन लेके पूरी जो सोसाइटी है या फिर जो ग्रुप है, जो कल्चर है, उसको वो चाहता है तो मॉडिफाई भी कर सकता है, यानी चेंज भी कर सकता है, और एक नया आकार, नया शेप भी दे सकता है। So according to this theory, there are 3 basic types of intelligence.
द फर्स्ट वन इज कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कॉम्पोनेंशियल, या फिर हम इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी करते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो जैसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, ओवरऑल सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला कॉम्पोनेंशियल का मतलब है कि उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कि अभी जो प्रॉब्लम यहाँ पे है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा बेटा। सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना होगा, क्या प्रॉब्लम है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसको कि हम कहते हैं एनालिसिस, या फिर कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो इसके भी तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, जिससे कि कोई भी पर्सन जो है वो लर्न करता है, which is responsible for learning and acquisition of the ways of doing things। तो जो प्रॉब्लम है वो क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उसके बारे में सीखते हैं, फर्स्ट स्टेप। देन द सेकेंड स्टेप इज इन कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में सेकेंड स्टेप क्या है, द मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। अभी हमने जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, मानो ये पूरा हमारा इन्फॉर्मेशन है, मैं थोड़ा कलर चेंज करके समझाती हूँ, ये हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन है, ये हमने नॉलेज एक्वायर किया। अब इसको हम मेटा या फिर हाई ऑर्डर कंपोनेंट, यानी इस इन्फॉर्मेशन को हम मेटा मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और प्लान करेंगे कि कैसे करना है, किस तरीके से करना है। जो हमने प्रॉब्लम लिया है, सोसाइटी में हमने देखा, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, फिर इन्फॉर्मेशन को डिवाइड कर करके हमने समझा कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। एंड देन द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहाँ पे हम एक्चुअली उन चीज़ों को करते हैं, है ना। सो कॉम्पोनेंशियल में कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस में बेटा कितने पार्ट आएंगे, उसमें भी हमारा 3 पार्ट आएगा। सो कॉम्पोनेंशियल का मतलब क्या है, एनालिसिस करना। और एनालिसिस कैसे करते हैं, पहले हम पूरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को मेटा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और फिर इसमें डिसाइड करते हैं क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है। एंड देन लास्ट पे हम इनको एक साथ मिला के हम कोई एक्शन लेते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं एक्चुअल में। ओके, उसके बाद ये जो ट्राई में दूसरा आर्क हमारा कौन सा है, पहला आर्क था हमारा क्या था, क्या था भाई, कॉम्पोनेंशियल। तो दूसरा हमारा आर्क क्या है, हमारा दूसरा आर्क है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। सो कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये तो बेटा नाम से पता लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई। जैसे अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो बीच में से आप कोई लेक्चर उठा के, जैसे अभी 17 मिनट हुआ है, तो कोई बच्चा अगर इसको फास्ट फॉरवर्ड करके 17 मिनट से देखने लगेगा, उसको कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं आएगा, क्लास का क्या कॉन्टेक्स्ट है, नहीं समझ आएगा। तो इसका मतलब है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है भाई, इसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। सो कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विद एनवायरमेंट डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे हमारे को जो भी काम करना पड़ता है, प्रैक्टिकली जो काम करना पड़ता है, और उसको हम जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट लेके परफॉर्म करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। इसको हम बिजनेस सेंस भी बोल देते हैं कि स्ट्रीट, जैसे आ रहे ये बहुत, हाँ, स्ट्रीट स्मार्टनेस, मतलब डेली लाइफ में चलते फिरते आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या सही चीज़ है, क्या गलत चीज़ है, उसकी सेंस अगर किसी को है तो वो कॉन्टेक्चुअली इंटेलिजेंट है, मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट पता है। जैसे आप मानो लाइब्रेरी में बैठे हो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। तो लाइब्रेरी में बैठे हो और अगर आपको फ़ोन आता है घर से, तो आप जोर जोर से चिल्ला के नहीं बोलोगे हाँ मम्मी आता हो, अभी आधे घंटे में निकल जाऊंगा। तो ऐसे ऐसे आप चिल्ला नहीं सकते हो, आप या तो बाहर जाके बात करो, या फिर बोलो हाँ ठीक है मम्मी मैं आधे घंटे में आता हूँ, आराम से बात करो। तो ये क्या है, आपको एक सेंस है कि कौन से जगह पे किस कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है। मानो आपने कोई प्रॉब्लम कर दी है, आपको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया है, अब प्रिंसिपल मैम या फिर प्रिंसिपल सर जब आपसे पूछेंगे कि आपने ये क्यों किया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरा मन किया तो मैंने कर दिया। आप इस तरीके से छपरी की तरह बात नहीं करोगे, आप कुछ बोलोगे अच्छे से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली, है ना। तो वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट समझ के काम करो बेटा, मतलब जिधर जो जरूरी है उधर वो करो, दैट्स इट। तो उसके बाद आया है एक्सपीरियंशियल। तो एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव भी बोलते हैं। इन्वॉल्व यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिविटी सॉल्व नोवेल प्रॉब्लम, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है बेटा,
कि पहले जो काम हुआ है उससे आप एक्सपीरियंस लो और उसके हिसाब से अगर नया कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी सिचुएशन आता है, आप उससे डील करो। दैट्स इट। जैसे कि मानो आप जब 6th स्टैंडर्ड में थे, आपको प्रिंसिपल ऑफिस बुला के आपको बहुत डांट पड़ी थी, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया है कि प्रिंसिपल ऑफिस में क्या होता है। तो अब सेम 8th क्लास में आकर आपने फिर से वही गलती करी है, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफिस में क्या होता है, तो आपको फिर से बुलाया गया है। तो तब आप क्या करोगे? आप पोलाइटली बात करोगे, आप रिक्वेस्ट करोगे, अगर गलती हो गई है तो आप सॉरी कहोगे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है क्या हो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है ना। ओके, अभी हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, हमारे पास अभी भी पास मॉडल अपना बचा है। तो इसमें देखो कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा डायग्राम है, कुछ खास इसमें है नहीं। जो हमने पढ़ा वही है कि ट्रायआर्क थ्योरी में कितने इंटेलिजेंस है बेटा? कॉन्टेक्चुअल, एक्सपीरियंशियल और कॉम्पोनेंशियल। और इसमें क्या क्या है? सो कॉन्टेक्चुअल में क्या क्या है कि कंट्रोल करना, मॉनिटर करना एंड इवेलुएट करना। तो हम कंट्रोल किया, मॉनिटर किया, इवेलुएट किया, देन आपके क्या है परफॉर्मेंस में क्या करोगे आप? तो कॉम्पोनेंशियल में क्या करोगे? कॉम्पोनेंशियल के ही 3 स्टेप्स दिए हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी, माय बैड, मैं इसको 3 के 3 समझने लगी थी, लेकिन ये 3 है हमारे मेन डायमेंशन, मेन कंपोनेंट्स। मेन डायमेंशन क्या क्या हो सकता है ट्रायआर्क के, और फिर कंपोनेंट में क्या क्या होता है? पहले मेटा कंपोनेंट्स होता है, परफॉर्मेंस और नॉलेज। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप है, देन ये दूसरा है, ये तीसरा है। मैं खुद ही भूल गई हूँ डायग्राम अटैच करके। तो पहले हम नॉलेज एक्वायर करते हैं, फिर मेटा कंपोनेंट्स बना के उनको इवैल्यूएट करते हैं, और फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। गॉट इट? बहुत सिंपल है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो, आपको जो जानते हो आप उसको बस आप डायग्राम के तौर पे लिखने का कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। वही है आपका स्ट्रीट स्मार्टनेस। जो आपका कॉन्टेक्चुअल सेंस है ना, वही यहाँ पे काम आएगा। दैट्स इट। हम अभी चलते हैं अपना लास्ट मॉडल। तुम छोटा क्यों हो रहा है? लास्ट मॉडल, जिसको कि हम प्यार से कहते हैं पास मॉडल। तो हमारा लास्ट मॉडल इज आवर पास मॉडल, और इसको दिया था जेपी दास, जैक नगलेरी एंड किर्बी ने 1994 में। पास मॉडल, पास का पूरा नाम क्या है? पास होते हो तो आप खुश होते हो, बहुत खुश। फेल होते हो तो आप दुखी हो जाते हो, घर पे डांट पड़ती होगी। लेकिन यहाँ पे पास का वो पास नहीं है। पास इज प्लानिंग। कितना चार्ज बचा है? 10%। ठीक है, नो थैंक्स। अभी हम थोड़ा रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर बाद में आपको चार्ज करेंगे, है ना। मोबाइल ध्यान, बुरा मत मानना, है ना। सो पास मॉडल इज पी से प्लानिंग, एस है अटेंशन अरोजल, एंड एस से साइमल्टेनियस सक्सेसिव। तो पहले आप इसका समझ लो मतलब। सो प्लानिंग का मतलब सबको पता है कि कुछ घोटाला पकाना सारे मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उनके हिसाब से आप आगे का एक्शन प्लान करना इस प्लानिंग। और अटेंशन एरोजल, अटेंशन का मतलब तो पता ही है ना कि सावधान, और एरोजल का मतलब है कि अटेंटिव हो जाना, माने सतर्क हो जाना। और साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक। तो समझ आ गए ना शब्द के अर्थ इंग्लिश में। अभी हम इसको साइकोलॉजी में इंटेलिजेंस के तौर पे देखेंगे। सो इन्होंने क्या बोला कि according to this model, intellectual activity involves this independent functioning of 3 neurological systems called the functional units of brain। अच्छा, तो ये लोग बता रहे हैं, अब तक हमने पढ़ा ऐसा है तो इंटेलिजेंट है, वैसा है तो इंटेलिजेंट है। अभी ये लोग बता रहे हैं कि तुम सब ने बोला कैसा है तो क्या है, इंटेलिजेंट है या नहीं है। अब हम बताते हैं कि कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन अगर एक्ट करता है, कोई भी इंटेलिजेंट एक्शन लेता है, तो वो कैसे लेता है, उसका पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम क्या है, क्या प्रोसेस है, कौन सा रोड मैप है, वो हम बताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पास मॉडल। समझ आ गए ना? अब तक हम पढ़ रहे थे क्या इंटेलिजेंट है, क्या है, कैसे है, पूरी कहानी। अब ये लोग असली कहानी पे आए हैं। सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज फर्स्ट स्टेप, हाँ, अटेंशन। हाँ, देखो यहाँ पे एक्चुअल में ना ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब फर्स्ट लास्ट कोई स्टेप नहीं है। हम अलग अलग स्टेप को ऐसे समझते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। सो स्टेट मतलब इसको ना, जैसे आप देखोगे पास नाम से आपको लगेगा पास मॉडल, तो पी पहले आएगा, ए बाद में, ये ऐसे करके। तो ये ऐसा नहीं होता है। ये एक्चुअल में क्या होता है कि लोग अटेंटिव पहले हो जाते हैं, है ना, सावधान सतर्क हो जाते हैं पहले, तो
पहली स्टेप में क्या होता है, जब भी कोई बाहर से स्टिमुलस आता है तो पहली बात तो आप अटेंटिव हो जाते हो, सतर्क हो जाते हो, आप अटेंशन पे करते हो। और इससे क्या है, at state of arousal is basic to any behavior as it helps us to attending to stimuli. Arousal and attention enable a person to process information. तो क्या है ना कि जब भी बाहर से कोई स्टिमुलस आता है, मानो आप घर पे बैठे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बुक कैसे ड्रॉ की जाती है, वैसे ज़रूरी तो है नहीं इधर बुक ड्रॉ करने की, तो ठीक है आप मानो पढ़ाई करो, मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आता है। सो आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मम्मी ने आपको आवाज़ दी, मान लो आपका नाम है चिंटू, तो चिंटू बेटा ऐसे करके मम्मी ने आपको आवाज़ दी। तो बाहर से ये स्टिमुलाई आया, ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है जो कि आया आपके कान तक, और वो क्या था, चिंटू बेटा। तो चिंटू बेटा इज ए स्टिमुलस, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और उससे आप क्या हो गए हो, आप अटेंशन पे करने लगे हो कि मम्मी क्यों बुला रही है, मम्मी बुला रही है, आप एरोज हो गए हो, आपके अंदर एरोजल आ गया, मतलब आप सतर्क हो गए हो। गॉट इट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद और प्रोसेस जो आता है दैट इज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। So simultaneous processing takes place when you perceive the relation among various concepts, integrate them into a meaningful pattern for comprehension. Example Raven's progressive metric test RPM. ये इतना याद रखो कि सक्सेसिव और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का एक एग्जाम्पल RPM टेस्ट, इसे याद रखो आप। तो ये क्या है, तो मम्मी ने बोला चिंटू बेटा, बोला तो इससे क्या है, अच्छा चलो मैं पूरा पहले समझा देती हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। तो इसमें क्या है, जब सक्सेसिव साइमल्टेनियस मतलब साथ साथ, और सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, तो इन्फॉर्मेशन जब आपके कान तक आता है तब आप क्या करते हो, या तो दो चार इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ प्रोसेस करते हो, या फिर एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस करते हो, है ना। इसमें जैसे कि एग्जांपल में जब आप डिजिट सीखते हो, आपने 1 2 3 4 39 40 41 जब सीखा आपने, बाद में एक के बाद एक सीखा। देन अल्फ़ाबेट्स हमने जब सीखा क ख ग घ ऐसे करके, फिर जब हमने मल्टीप्लिकेशन की टेबल सीखी है, तो ये क्या है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग है, मतलब एक के बाद एक आया, एक के बाद एक आया। तो इस तरीके से आप प्रोसेस करते हो इन्फॉर्मेशन को। और उसके बाद क्या होता है, प्लानिंग होती है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसके लिए आप प्लान करते हो, एंड दैट्स हाउ यू एक्ट। और वो आपका एक्शन ही एक इंटेलिजेंट एक्शन के तौर पे बाहर आता है। सो प्लानिंग हमें अलाउ करते हैं टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, implement them to reach a target and evaluate their effectiveness. If plan does not work, it is modified to suit requirements of the task or situation. और जैसे कि प्लान नहीं वो काम किया तो आप फिर से उसको मॉडिफाई करते हो। ओके, एग्जाम्पल पे के तौर पे कुछ कुछ दिया है एग्जाम्पल। सो टू टेक द टेस्ट शेड्यूल बाय योर टीचर, यू वुड हैव टू सेट गोल्स, प्लान ए टाइम शेड्यूल। ये बहुत ये है, मैं आपको वो चिंटू वाला एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। तो मम्मी ने आवाज़ दी, मम्मी ने क्या आवाज़ दी, चिंटू बेटा करके आवाज़ दी। तो चिंटू बेटा क्या हुआ, आपके एरोजल हुआ, आप सतर्क हो गए हो। फिर आप मम्मी ने और बोला कि बेटा दुकान से दूध लेके आओ, जाके पापा के पॉकेट से पैसा निकालो, पापा के पॉकेट से 10 रुपये निकाल के दुकान से दूध लेके आओ, ये अब मम्मी ने बोला। तो अभी मम्मी ने क्या बोला, दो चीज़ बोली मम्मी, एक तो बोला दूध लेके आओ और दूसरा बोला पापा के पॉकेट से पैसे लेके जाओ। तो यहाँ पे आपका सक्सेसिव और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पे आप दो तरीके से इसको प्रोसेस कर सकते हो, या तो आप दूध लेके आओ, पापा के पॉकेट से पैसे लेके जाओ, दो चीज़ों को एक साथ सुन के आपने एक साथ प्रोसेस किया। या फिर हो सकता है आपने पहले सुना कि पापा के पॉकेट से पैसे लो 10 रुपये, और फिर दुकान में जाके दूध लेके आओ। तो दो चीज़ बोली मम्मी ने, आपने हो सकता है दोनों को एक ही साथ सुना, एक साथ प्रोसेस किया, या फिर आपने एक के बाद एक प्रोसेस किया और फिर उसको आपने कनेक्ट किया कि ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं। और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई की टेबल से उठे, आप गए, आपने पॉकेट से पैसा निकाला और आप 10 रुपये की दूध और लेके आ गए, 5 रुपये और आपको मिला और आप वो भी लेके गए, और आपने दूध के साथ टॉफ़ी भी ले ली और मम्मी को आपने बताया नहीं। और फिर शाम को आपकी कुटाई होने के लिए आप तैयार हो रहे हो मन मन में। तो ये चीज़ आप कर रहे हो, समझ में आ गई ना। तो ये क्या था, ये क्या एक इंटेलिजेंट एक्ट था, नहीं था। लेकिन क्या 10 रुपये निकाल के दूध लेके आना वाज इंटेलिजेंट एक्ट, यस दैट वाज इंटेलिजेंट एक्ट। आप समझ में आ गए ना। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंटरेक्टिव रहा सेशन, कि आप लोग को मज़ा आए। अभी कुछ नोट्स हैं इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है,
मैंने इसको जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डेंजरस कलर में कलर करते हैं। खैर लाल तो नहीं है, ऑरेंज ही है, ठीक है। सो द पास प्रोसेस ऑपरेट्स ऑन ए नॉलेज बेस डेवलप्ड इधर फॉर्मली बाई रीडिंग, राइटिंग, एक्सपेरिमेंट और इन्फॉर्मली फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो ये जो पास प्रोसेस होता है, मतलब ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का जो प्रोसेस है, हो सकता है आप किसी चीज़ को पढ़ के ऐसा प्रोसेस करो, लिख के करो, एक्सपेरिमेंट करके करो, या फिर आप इंफॉर्मेशन को एक्वायर करके एनवायरनमेंट से भी कर सकते हो। जैसे मम्मी बुला रही थी, वो भी एक एनवायरनमेंट का एक वो था, तो वहाँ से आप प्रोसेस करते हो। अब जो दास और नगलेरी थे हैव ऑल्सो डेवलप्ड अ बैटरी टेस्ट नोन एज द कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, CAS. It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive function presumed to be independent of schooling. और इससे जो बेसिक कॉग्निटिव फंक्शन है, जो कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो स्कूल में है या फिर जो मतलब एकेडमिक्स में है या फिर जो एक मतलब एग्जैक्टली नोट की हुई है वही होगा, उससे भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। द बैटरी टेस्ट इज मेंट फॉर इंडिविजुअल बिटवीन 5 and 18 ईयर्स एज। तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल में बच्चा है वो स्कूल के जो दायरे में जो आता है वही आता हो उसको, उससे भी इंडिपेंडेंटली और भी कुछ कर सकता है। एंड दैट इज़ 5 to 18 ईयर्स के बच्चों के लिए ये CAS काम करता है, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। सो दैट्स इट। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको अगर PDF डाउनलोड करना है तो पता ही है आपको, टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन करना है जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। और आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा।